कल का बजट हम थोड़ा सा अगर इसको पॉजिटिवली अगर आप हमें बता सकें, या जो इसके पॉजिटिव और नेगेटिव जो इम्पैक्ट्स के लिए आइंदा फ्यूचर में एक ओवरव्यू दीजिएगा हमें इस बजट का। जी बहुत शुक्रिया। दरअसल ये बजट IMF के प्रोग्राम में जो कि हम 37 माह के लिए हैं, तो उनका तकाजा ये होता है कि आप हमें अगर हम आपके सूद की अमाउंट निकाल भी दें तो जो बाकी के अखराजात हैं वो तो कम से कम आप पूरे करें और उसके ऊपर 1-8% GDP का आप हमें सरप्लस भी दिखाएं। जब वो ये बात करते हैं तो उसका एक ही मकसद होता है कि हमें ज़्यादा टैक्स लगाने पड़ेंगे, क्योंकि सूद की जो हमारी पेमेंट्स हैं वो इतनी ज़्यादा हैं कि सारा हुकूमत का जो 45% है आमदनी का वो तो वहाँ चला जाता है। तो जाहिर है कि फिर उनके पास कुछ और नहीं बचता कि वो लोगों से ज़्यादा टैक्स वसूल करें, क्योंकि जो सूद के ऊपर रकम जानी है वो भी तो लोगों के टैक्स से जानी है। तो इससे बाहर आने के लिए हमें कम से कम अगले 2 साल तक एक इसी तरह का बजट रखना पड़ेगा। उससे लोगों की प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी, शायद हम उस लिहाज से तरक्की भी ना कर सकें जिस लिहाज से दुनिया की 5वीं आबादी वाले मुल्क को करनी चाहिए। मगर चूँकि माजी में बहुत ख़राबियाँ हुई हैं तो कहीं ना कहीं उसको दुरुस्त तो करना है। तो दुरुस्त करने का अमल जो है, यानी ये ट्रांसफॉर्मेशन जो है, ये तकलीफ़ दे अमल होता है, क्योंकि इससे वो तबकात जिनकी अभी भी आमदनी माफ़ है टैक्स से, वो डबल फ़ायदा उठा रहे हैं। एक तो हम उनके लिए फ़ंडिंग कर रहे हैं अपने टैक्स से, और दूसरी तरफ वो अपनी आमदनी पर भी टैक्स देने को तैयार नहीं है। जिस चीज़ का जिक्र नहीं हुआ बजट्स में, और वज़ीर ख़ज़ाना मोहतरम ने भी नहीं किया, वज़ीर आज़म मोहतरम ने भी कैबिनेट से खिताब करते हुए नहीं कहा कि वो 5.8 खरब रुपए की, जो ट्रिलियन रुपए की जो टैक्स एग्जम्पशन है, उसका क्या मकसद है। उसमें से कम आप कह सकते हैं कि 2000 अरब जो है वो तो मरात याफ्ता लोगों के लिए हैं। इसलिए ये बात बड़े अफसोस की है कि एक तरफ हमें बहुत टैक्स लगाया जाता है तो दूसरी तरफ मरात याफ्ता तबके 2 ट्रिलियन की टैक्स एग्जम्पशन एंजॉय कर रहे हैं। अगर वो वापस ले ली जाती तो एक टैक्स की शरह को कम लाने में मदद मिलती और लोगों में एहसास तहफ़्फ़ुज़ भी पैदा होता कि हमारे जो मरात याफ्ता तबके हैं वो भी कुछ कुर्बानी देने को तैयार हैं। तो ये मसला है पाकिस्तान का कि जब बहुत सख्ती भी आती है तो वो भी बेचारे आम आवाम पे भी होती है, और जो हमारी जिसे हम कभी कभी या मीडिया में लोग उसे शराफिया भी कहते हैं, वो असल में मरात याफ्ता तबकात हैं। वो ना तो टैक्स देते हैं और उनकी दौलत भी बढ़ती जाती है, और उसके ज़रिए फिर वो अपना कंट्रोल भी बढ़ाते हैं। IMF उनको कुछ नहीं कहता, वो कहते हैं ये तो आपका दाखिली मामला है, अगर वोटर्स उन्हीं को वोट देते हैं, अगर आप कोई सिस्टम बदलना चाहते हैं तो बदलें, हमें तो नंबर्स चाहिए। और फिर आपने ये मार्केट से डॉलर ख़रीद के बाहर उनकी भी कर्जा वापस करना है और कर्जे भी वापस करने हैं। तो ये मुख्तसर हर बजट का यही मसला है, और ये बजट भी उससे कुछ मुख्तलिफ नहीं था, बल्कि टैक्सेस के लिहाज से तो बदतर ही होता जा रहा है। डॉक्टर साहब, आपने एंड में जो बात कर दी कि हर बजट का यही मसला है और हर बजट में हम यही बात करते हैं, ये क्रक्स ऑफ द स्टोरी आई गेस कि हर साल जब ये बजट के मामला होता है, आयमा जो डॉक्टर साहब भी बात कर रहे हैं कि ये जो मरात वाला मामला है और टैक्स एग्जम्पशन वाला मामला है, हर बार हम सुनते हैं कि FBRG टैक्स कलेक्शन, ये टैक्स नेट बढ़ाने के हवाले से कोशिशें कर रहा है, लेकिन वो टैक्स नेट जब बढ़ता है वो आप जैसे मेरे जैसे और यहाँ बैठे मेरी स्टूडियो में तमाम उन सैलरी क्लास की तनख्वाहों में से कटता है। हम एक मार्केट से कोई स्टोर से चीज़ भी उठाते हैं, उस पर भी हम टैक्स पे करते हैं। तो ये तो फिर अशराफिया को टैक्स एग्जम्पशन देना ये किस हद तक जस्टिफाइड है, आप क्या समझती हैं? और फिर वही बात है कि IMF कहता है कि आपका दाखिली मामला है, आप इसको खुद हैंडल करें, तो हम खुद कैसे हैंडल करें कि हम सिर्फ मरात में इजाफे दे रहे हैं? थैंक यू इस सवाल के लिए। लेकिन देखें, ये हम जैसे डॉक्टर साहब ने कहा, हमारा हमेशा का प्रॉब्लम है और रहेगा जब तक कि हमारे कंट्री में ट्रांसपेरेंसी नहीं आएगी, करप्शन को डील नहीं किया जाएगा। देयर इज अराउंड 5,500 रुपीज डेफिसिट इन दिस बजट, और इसके लिए हमने ये किया है कि हमने अपने गरीबों को, तो ठीक है एक थ्रेशोल्ड होती है, मिनिमम थ्रेशोल्ड हर कंट्री में होती है कि उतनी गरीब लोग हैं जिनकी बहुत कम तनख्वाह है उनके ऊपर टैक्सेस ना लगे, लेकिन जो हमने
सुपर टैक्स को भी कम किया और जो अमीरों पे हमने टैक्स कम कर दिया, आई डोंट अंडरस्टैंड ये किस लिए है। अगर आपने किसी इंडस्ट्री को फरोग देने के भी टैक्स कम करना होता है तो उसके एक सेट आउटपुट्स होते हैं कि अगर आप इतना आउटपुट प्रोड्यूस करेंगे, इतना एक्सपोर्ट करेंगे तो ये होगा। हमने कोई इंडस्ट्री जो है हाईलाइट नहीं की। उसके अलावा हमने एकदम से इस्लामाबाद में स्टैम्प ड्यूटी जो घर खरीदने पे होती है उस पे कमी दे दी। आप मुझे बताएं कौन से गरीब या मिडिल क्लास लोग जाके इस्लामाबाद में कुछ भी अफोर्ड कर सकते हैं? तो ये हम फिर इनडायरेक्टली अमीरों को ही फायदा दे रहे हैं। इट इज अ कंप्लीट अनबैलेंस्ड बजट जिसके अंदर गरीब आवाम तो बिल्कुल पिस के रह जाएगी। देयर इज अ स्पेशल जीएसटी जो सब पे लगेगा ऑन टॉप। इनकम टैक्स तो डिक्रीज हुआ है लेकिन वो लगेगा नेट बेसिस पे, वही 17-18% हर बंदा टैक्स दे रहा होगा। इस बजट में मुझे कोई तालीम के ऊपर खास किस्म का टैक्स नजर नहीं आया है। बहुत ज्यादा फेडरल मिनिस्टर ने बात की है दानिश स्कूल्स हम खोल रहे हैं। भाई जो स्कूल्स खुले हुए, जो यूनिवर्सिटीज खुली है उनको तो आप बेहतर करें। बलोचिस्तान में आप देखें स्कूल्स नहीं है। इस्लामाबाद की यूनिवर्सिटीज के पास, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज के पास बजट नहीं है अपनी को चलाने के लिए, तो आप नई यूनिवर्सिटी और नए स्कूल्स किस लिए खोल रहे हैं? Same for Benazir income support. For years and years we've given this subsidy. सब्सिडी अगर दी जाती है तो वो सब्सिडी काम की होती है जिससे आप कोई आउटपुट अचीव करना चाहते हैं। You have a 5, 10, 7, 8 year प्लान कि इसके बाद इस सब्सिडी से हम ये अचीव करेंगे। दिस इज अ डेड सब्सिडी जो आप सिर्फ वोट लेने के लिए या गरीबों को आप रोटी कपड़ा मकान देने के लिए करें। दिस इज नो आउटपुट, ये एक बोझ है। लाइकवाइज फॉर द पेंशनर्स सिर्फ 7% पेंशन इंक्रीज हुई है। पिछले सालों में 12, 15, 10% इंक्रीज होता रहा है। और सिर्फ गवर्नमेंट मुलाजमीन की 10% आपने इंक्रीज कर दी सैलरी, 7% आपने पेंशन, वो भी इतनी महंगाई में तो आपके इन्फ्लेशन के साथ ही कोप अप नहीं कर सकेगा। अगली बात ये कि जो कह रहे हैं कि इन्फ्लेशन कम हो गई है, महंगाई कम हो गई है, आप अगले साल में जिस फाइनेंशियल ईयर मतलब कैलेंडर ईयर नहीं फाइनेंशियल ईयर में देखें तो अब इन्फ्लेशनरी ग्लोबल इन्फ्लेशनरी प्रेशर ऊपर जा रहे हैं। हम पाकिस्तान में खाना बहुत महंगा होगा, बल्कि क्या हमें गंदम चीजें मिलेंगी नहीं। हमारा एग्रीकल्चरल आउटपुट इंक्लूडिंग व्हीट, fruits, vegetables has been so low. There's no security of supply. The first thing Federal Minister should have announced is like a birth control plan. हम दुनिया की 5th की जगह भी अगर आप लेटेस्ट कंसेंसस से देखें, वी आर प्रोबेबली द 4th लार्जेस्ट पॉपुलेशन। ना हमारे पास पानी है बच्चों को पढ़ाने के लिए, ना हमारे पास खाना है, तो हमारी नेक्स्ट यूथ की तो प्रॉपर ब्रेन डेवलपमेंट नहीं होगी तो हम किस तरफ जा रहे हैं? आई थिंक इट्स अ वॉक ऑफ अ बजट। ठीक हो गया जरताशा। अभी जो आयमा और डॉक्टर साहब ने बात की है, मैं चाहूँगी आप इसमें थोड़ा ऐड ऑन करें। अभी इन्होंने किसानों के हवाले से और एग्रीकल्चर सेक्टर की भी बात की है, आयमा ने जिक्र किया। मैं चाहूँगी जो एग्रीकल्चर सेक्टर में हुआ है इस हवाले से भी आप कुछ बताएं। खाद सस्ती करने के हवाले से कुछ है और उसके अलावा जो हम हर साल किसानों की जो के हवाले से पॉलिसीज़ देखते हैं या उन मामलात को देखते हैं, हमेशा हमने उनको एहतजाज करते हुए देखा है। चाहे वो गंदम की फसल है, फिर या कपास की बारी आती है, कोई भी ऐसी चीज़ होती है, किसान हमेशा सरापा एहतजाज होते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं उनके साथ ज़्यादती होती है। और अब इस साल तो हमने देखा भी है कि हर केस के अंदर, हर क्रॉप के अंदर जो लॉस हुआ है। जी, सबसे पहले तो मैं जो टैक्स साइड और एक्सपेंडिचर साइड की बात हो रही है उस पे एक दो बात पॉइंट्स ऐड करना चाहूँगी कि टैक्स रिलीफ की जो बात हो रही थी ऑन सैलरीड क्लास, इट्स नॉट सिग्निफिकेंट इवन फॉर द लोअर इनकम सैलरीड क्लास और द हायर इनकम। जो हायर इनकम सैलरीड इंडिविजुअल्स हैं दे आर पेइंग डुअल टैक्सेस, कि वो इनकम टैक्स भी दे रहे हैं एंड देन देयर इज़ सुपर टैक्स ऑन देम। और उस बेसिकली ब्रेन ड्रेन को कम करने के लिए 1% जो डिक्रीज़ किया गया है सुपर टैक्स, दैट्स नॉट इवन सिग्निफिकेंट, क्योंकि हमारी जितनी भी जो हाई अर्निंग इंडिविजुअल्स हैं दे आर सेटलिंग अब्रॉड, बिकॉज हम हाई इनकम इंडिविजुअल्स को डिसइंसेंटिवाइज कर रहे हैं टू स्टे इन द कंट्री। तो बेसिकली इंस्टेड ऑफ रैशनलाइजिंग और एक्सपेंडिचर्स, हम जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने जो टैक्स रिलीफ मेजर्स इंट्रोड्यूस कराए हैं उनसे कोई सिग्निफिकेंट फ़ायदा होगा नहीं सैलरीड क्लास को। एक्सपेंडिचर साइड की बात करें तो हम सुनते आ रहे हैं कि प्राइवेटाइजेशन इज़ इन द प्रोसेस, मगर अभी तक कोई एसओई प्राइवेटाइज नहीं हो पाई है। और इट्स रिपोर्टेड दैट एसओईज आर इनकरिंग ह्यूज लॉसेस इन द इकोनॉमी, मगर उसके बावजूद जो है वो कोई सिग्निफिकेंट स्टेप नहीं लिया गया अभी तक उनको प्राइवेटाइज करने के लिए। एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करें तो आईएमएफ के डायरेक्शंस के अंडर 5% एफईडी इम्पोज की जानी थी। दिस इज़ वन ऑफ द बेंचमार्क्स ऑफ आईएमएफ के
5% فرٹیلائزرز پہ اور پیسٹیسائڈز پہ فیڈرل ایکسرسائز ڈیوٹی امپوز کی جائے گی، تو جو کہ جو کسان ہیں ان کو نیگیٹیولی افیکٹ کر سکتی ہے۔ لاسٹ ایئر بھی جو ویٹ کی لیگ سے ہم پرائس کی بات کریں تو وہ اگر مینٹین رہی ہے تو وہ اس وجہ سے رہی ہے کہ آئی ایم ایف نے گورنمنٹ کو پرائس سیٹنگ سے پریونٹ کیا تھا۔ زرتاشا، آپ کی بات سے اسی سوال سے میں ڈاکٹر صاحب کے آگے سوال رکھوں گی۔ ڈاکٹر صاحب، یہ جو ایگریکلچر سیکٹر میں چاہوں گی آپ اس کو مزید الیبوریٹ کیجیے گا۔ جو میرا کوشچن بھی تھا کہ یہ جو ایگریکلچر سائیڈ ہے یہ بڑی امپورٹنٹ سائیڈ ہے اور کہیں نہ کہیں ہم ہمیشہ کسان کو نظر انداز کر دیتے ہیں، پھر ہم کنونشنل جو ایگریکلچر سورسز ہیں اور جو ٹیکنالوجی کا استعمال کم ہونا ہے یا نہ ہونے کے برابر ہونا، یہ سارے فیکٹرز کہیں نہ کہیں انوالو ہیں۔ اس پہ آپ کا کامنٹ؟ یہ ایگریکلچر سیکٹر تو مین سٹے اس لیے بھی ہے کہ نہ صرف 60% امپلائمنٹ وہاں پہ ہے، اس کے ساتھ ساتھ ہماری فوڈ سیکیورٹی کا بھی بہت بڑا دار و مدار اس پر ہے، اور کسانوں کی حالت دن بہ دن جو ہے وہ خراب سے خراب تر ہوتی جا رہی ہے، اور اس کی 3 وجوہات تو میں ابھی بیان کرتا ہوں۔ پہلے تو آپ نے ان کو اتنی مہنگی بجلی دی، اب وہ تھوڑا سا سولر کی طرف جا رہے تھے، بیچارے اپنے کہیں سے پیسہ ادھر ادھر سے پیدا کر کے سوچا کہ چلے ہم سولر سے اپنے کچھ پانی کا انتظام کر لیں گے، کچھ بجلی ظاہر ہے، اور ہم نے فوری طور پر 16% لگا دیا۔ کون سی پاکستان میں جو ڈومیسٹک انڈسٹری سولر بنا رہی ہے، اور یہ اس کا بہانہ بنا کر خام خواہ ہم نے رینیویبل انرجی کی طرف جو ہمارا قدم تھا اس کو بھی، اور یہی وہ کنٹراڈکٹری پالیسیز ہیں جو لوگوں کو پریشان کرتی ہیں۔ اب دوسری طرف آپ نے جو ان کے انپٹس ہیں وہ اتنے مہنگے کر دیے ہیں، اب یہ کہنا کہ جی ہم نے ان پہ مزید ٹیکس نہیں لگایا، بہت مہربانی جناب آپ کی، جب آلریڈی آپ نے اس پہ 18% لگا رکھا ہے۔ دنیا میں سب سے مہنگی ہم ان کو یوریا دے رہے ہیں اور دوسری کھادیں دے رہے ہیں، جس کے علاوہ جو فرٹیلائزر کو چھوڑ پیسٹیسائڈ ہیں، انسیکٹیسائڈز ہیں، ان کی قیمتیں دیکھیے۔ وہ بیچارہ تو لاگت سے جو اس کو اب یہ عالم ہو گیا ہے کہ وہ جو آڑتی ہوتے ہیں ان سے قرضہ لے کر سارا کام کرتا ہے، بیچارے کو حکومت چھوٹا موٹا فنانس بھی نہیں دیتی ہیں، اور وہ صرف بڑے بڑے فارمرز کو ملتا ہے جو خود حکومت کا حصہ ہیں، وہی وہ پیسہ کھا جاتے ہیں جو تھوڑا بہت رکھا بھی جاتا ہے، اور وہ بیچارے اس قدر بری حالت بھی ہو گئے ہیں کہ اب پرانے اگر ہم نے افسانے پریم چند کے پڑھے ہوں اور دوسرے جو پروگریسو رائٹرز تھے ان سے بھی ان کی بری حالت ہو چکی ہے بیچاروں کی، وہ تو آڑتی کے جال میں اس بری طرح پھنس چکے ہیں، قرضوں کا ان کے اوپر بے شمار بوجھ ہے، وہ اتنی محنت کر کے اپنے لیے 2 وقت کی روٹی بھی پیدا نہ کر سکیں، اور ان کے اناج کے اوپر اور ان کی پیداوار کے اوپر آپ دیکھیے ہمارے اربن ایریاز میں کیسے کنزمپشن ہوتی ہے، تو کتنے افسوس کی بات ہے۔ اب یہ بالکل بہانہ ہے۔ تیسری وجہ میں آپ کو بتاؤں کہ جی آئی ایم ایف ہمیں منع کرتا ہے، دیکھیے آپ کو ٹارگٹ سبسڈی دینے سے کوئی منع نہیں کرتا ہے، پوری دنیا میں فوڈ سیکیورٹی کی خاطر آپ یورپین ماڈل لے لیں، امریکن لے لیں، کسانوں کو سفیشینٹ سبسڈی دی جاتی ہے ٹارگٹ، تاکہ وہ پروڈیوس بھی کر سکے وہ چیزیں، اور ان چیزوں کے عوض چاہے وہ شیپ کیٹل فارمنگ کریں، ہر چیز کے لیے ان کو سپورٹ کیا جاتا ہے، اور ہم ایک تو ان کو بالکل سپورٹ نہیں کر رہے، دوسرا ان کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں کہ ان کے اوپر ہم نے جو کاسٹ آف پروڈکشن ہے وہ اتنی بڑھا دی ہے۔ اب وہ بیچارے 1-2 ایکڑ بیچ کر شہروں میں آ کر کوئی چھوٹی موٹی نوکری کریں، لیبر وہاں نہیں مل رہی ہے، اور حکومت کی کوئی توجہ جو ہے وہ ایگریکلچر کی طرف نہیں ہے۔ وہ صرف اور صرف جیسے میں عرض کر رہا تھا کہ قرضے اس لیے لیتے ہیں کہ ایم این ایز ایم پیز کی سیلری، اسپیکرز کی سیلری 300 گنا بڑھائی جا سکے، ان کی مراحت میں اضافہ ہو سکے، صرف سیلف انٹرسٹ ہے، اور جو مراحت یافتہ طبقات ہیں ان کے پرکزٹ کم نہ ہوں، ان کی مراحت کم نہ ہوں، بھلے اس کے لیے ہمیں فوراً لون لینے پڑیں، اور یہ جو ترقیاتی سو کالڈ منصوبے بھی بناتے ہیں اس میں بھی کک بیکس ہوتے ہیں، اور باہر سے قرضے لیے جاتے ہیں اس میں بھی کک بیکس کا ارینجمنٹ کیا جاتا ہے، تو سارا ماڈل غریب کو غریب تر کرتے جاؤ، 18% جی ایس ٹی اس پہ لگا دو۔ ان ملکوں کا ماڈل ہے جہاں ویلفیئر سٹیٹس ہیں، ہمارے قریب ویتنام کو دیکھ، اگر انڈونیشیا کو دیکھیں، ابھی یورپ کی تو میں بات نہیں کرتا ہوں، اگر آپ ان ملکوں کو بھی دیکھیں کہ ریٹ سنگل ڈیجٹ میں ہے، بالکل، جاپان اور سنگاپور نے تو کبھی بھی
इसको में, मगर हमें बहुत मसला है चूंकि और वो ये सबसे शांत के हर चीज के ऊपर 18। ठीक है, अब आप देखिएगा ये जो पेट्रोलियम डॉक्टर साहब आपकी ऑडियो का थोड़ा इशू आ रहा है, इसको हम फिक्स करा लें। आपकी ऑडियो बहुत ब्रेक हो रही है। मीनवाइल आयमा, मैं आपसे सवाल एक पुट कर लेती हूँ, क्योंकि जैसे भी आपने बात की मैं दो चीज़ें जिस पे साइंस एंड टेक्नोलॉजी, आपने एजुकेशन का जो एक बजट है उसके हवाले से कहा कि जी उसमें कोई ख़ास आपको नहीं नज़र आया इस बजट के अंदर, लेकिन जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मंसूबे हैं उनके लिए 5 अरब रुपए रखा गया है। और सबसे वर्स्ट जो कल मैं सोशल मीडिया के ऊपर भी देख रही थी, जो लोगों को कंसर्न है वो ई कॉमर्स या ऑनलाइन जो कारोबार करने वाले लोग हैं उनको भी टैक्स नेट में लाने के हवाले से बात करिए, और जो 18% टैक्स की मैं बात कर रही हूँ, ये वो चीज़ें हैं एक तरफ तो हम ई कॉमर्स या ऑनलाइन बिजनेसेस को प्रमोट करने की बात कर रहे हैं, दुनिया भर के अंदर लोग ई कॉमर्स को ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं, उस पर काम कर रहे हैं, और हम यहाँ पे टैक्सेस लगा रहे हैं, तो उससे तो बहुत सारे ऐसे मैं यंग एंटरप्रेन्योर्स के हवाले से भी करना चाहूँगी जो अपने स्मॉल बिजनेसेस को रन कर रहे हैं। आयमा, देखिए बड़ा ही दिलचस्प सवाल था और कुछ हद तक इसका जवाब आपके सवाल में ही था। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम स्मॉल एंड मीडियम स्केल इंडस्ट्री। देखें, अगर आपने अपनी मुल्क की इकोनॉमी को फ़रोग देना होता है तो आप हमेशा स्मॉल एंड मीडियम साइज बिजनेसेस को फ़रोग देते हैं, बिकॉज दे हेल्प द ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी, दे आर द इंजन्स, और जो चीज़ें वो प्रोड्यूस करते हैं वो लोअर एंड मिडिल तबका अफोर्ड कर सकता है। क्योंकि जिस तरह डॉक्टर हक ने फरमाया कि हम तो अमीर लोगों के खर्चे पूरा करना चाहते हैं, चाहे हम वो अपनी माइंस बेच के करें, हम अपना मोटरवे गिरवी रखवा के करें या एयरपोर्ट गिरवी रखवा के करें, तो हम हर चीज़ करेंगे। अब वहाँ से हमारे एवेन्यूज बंद हो चुके हैं, तो हमने उसके बरक्स ये सोचा कि हम अपने स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज को भी टैक्स कर दें। इससे ये होगा कि जो इंटरेस्ट है एंटरप्रेन्योर्स का कि हम बिजनेस करें, इन अपॉर्चुनिटीज को टैप इन करें, वो भी खत्म हो जाएगा। जब वो खत्म हो जाएगा तो फिर डिमांड भी खत्म होगी, सप्लाई भी खत्म होगी, तो द इकोनॉमिक इंजन इज कमिंग टुवर्ड्स अ होल। दूसरी बात, आपने 18% जीएसटी की बहुत ही कॉन्फिडेंस से कल फेडरल मिनिस्टर ने कहा कि हम अपना टैक्स स्लैब्स कम कर रहे हैं, हम टैक्स में कमी कर रहे हैं, लेकिन जो ईगल आइड लोग हैं, जो समझ रखते हैं, उनको पता चलेगा कि नेट इफेक्ट प्लस 18% कितना ज्यादा है। और जिन कंट्रीज में ये टैक्सेशन इस तरह की लगती है वो बहुत कुछ इन रिटर्न देते हैं, ठीक है, लेकिन पाकिस्तान में हम ऐसा कुछ नहीं देखते। एक अस्पताल के बारे में बात की गई जो इस्लामाबाद में कार्डियक का लगेगा, पॉलीक्लिनिक में, उस पर 90 करोड़ लगेंगे। 90 करोड़ की कोई पैसे की कोई वैल्यू है नहीं। व्हाट इज 90 करोड़? और क्या देहातों में रहने वाले, दूर दराज इलाकों में रहने वाले, दूसरे सूबों में रहने वाले लोगों की कोई हेल्थ केयर का कोई इन पॉलिटिशियंस को कोई कंसिडरेशन है या नहीं? एक ये IMF को खुश करने वाला बजट बनाया गया ताकि उनको कहा जाए कि हमारी नेक्स्ट ट्रांच जो है आप टाइम पे रिलीज कर दीजिएगा। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात थी इस बजट में कि बहुत ही कॉन्फिडेंस से बताया गया हमारा इतना डेफिसिट, इतनी कमी है, इतनी कमी है, इतनी कमी है। IMF ने ये कड़ी शर्त लगाई हुई है कि हमारे फर्टिलाइजर, खाद, इसके ऊपर टैक्स लगे। आई डोंट नो फाइनल बजट में ये आता है या नहीं, लेकिन हमारा फेडरल जो है प्रोविंशियल से भी ज्यादा डेफिसिट में है। और पहला प्लान ये था कि जो प्रोविंसेस हैं वो अपने एक्सेस देके 1000 ट्रिलियन तक फेडरल को देंगे। आई वांट टू सी कि ये किस तरफ जाता है। नेक्स्ट थिंग आई वांट टू टॉक अबाउट इज कि ये जो कार्बन लेवी लग रही है मौसम को ठीक करने के लिए, इस पैसे को खर्च करने का कोई प्लान है गवर्नमेंट का? आई डोंट सी। अगर हमारा वाटर टेबल है तो वो नीचे जा चुका है। अगर हमारा एग्रीकल्चरल आउटपुट 1.5 साल पहले IMF फूड सिक्योरिटी, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने रिपोर्ट पब्लिश की थी कि पाकिस्तान में फूड सिक्योरिटी नहीं है। पिछले साल भी हम लोगों ने इंपोर्ट करके गंदम पूरी की। यूक्रेन में वॉर है, हमें बहुत महंगी मिलेगी। आई डोंट नो हाउ दिस इज गोना गो। एक और चीज मैं कहना चाहती हूँ, जिस तरह मिनिस्टर साहब ने कहा कि रेकोडिक हमारा बहुत ही अहम सरमाया है, वो डेफिनेटली है, लेकिन इसका प्लान आपको पता है क्या है कि हम प्राइवेटाइज करने के एक हद तक जा चुके हैं। यानी कि हम अपने कीमती असासों को टूटे टूटे पैसों में बेच के, थोड़े पैसों में बेच के हम अपने पार्लियामेंट के खर्चे पूरा करना चाहते हैं। IMF ने हमें ये कहा था कि हम अपनी गवर्नमेंट का साइज छोटा करें और हम अपना टैक्स नेट बढ़ाएं। इस पूरे बजट में कहीं नजर नहीं आया कि पार्लियामेंट का साइज कैसे कम होगा, पार्लियामेंट के खर्चे कैसे कम होंगे, ना हमारी सिक्योरिटी, पार्लियामेंट के ड्राइवर्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, हर चीज के खर्चे बढ़े हैं, इनकी तनख्वाहें बढ़ी हैं, वो तो कम होती हुई कहीं पे भी नजर नहीं आई। सो आई डोंट नो कि अब PIA की प्राइवेट, दो चीजें रह गई, PIA की प्राइवेटाइजेशन और दूसरी रोजवेल्ट होटल।
जो गवर्नमेंट आती है वो रोजवेल्ट होटल को बेचना चाहती है बिकॉज इट्स अ प्राइम लोकेशन, और बस इनसे ये सट्टा नहीं लगता कि एंड में कौन सी पार्टी खरीदे, उनका आपस में ही मेरे ख्याल है कोई नोक झोंक हो जाती है, तो कोई जीत नहीं सकता रोजवेल्ट होटल को, वरना तो सब यही चाहते हैं कि रोजवेल्ट होटल पे तो हर पार्टी, हर पॉलिटिकल पार्टी का नजर है। और बाकी रहेगी पीआईए में आप क्या बेचेंगे, उसमें कुछ है क्या बेचेंगे? ठीक है, सॉरी आयमा, मैं आपको इंटरप्ट करी, मुझे एक ब्रेक लेनी है, लेकिन ब्रेक से पहले मैं जरताशा से एक क्विकली सवाल करना चाहूँगी। जरताशा, ये जो भी आयमा ने पार्लियामेंट के खर्चों की बात की है, 300% तो सैलरीज बढ़ गई हैं, कुछ दिन पहले की खबर है ये, बजट से कुछ पहले की। तो ये खर्चे अगर कम नहीं होंगे और बढ़ेंगे तो आप और मैं ही टैक्स पे करेंगे, और उनका तो वो इतनी सफाई से होता है ना कि अक्सर कहानी सुनाते सुनाते को मेजर पार्ट स्किप कर लिया जाता है। ये कल हमने ऐसे ही देखा कि कोई इंपॉर्टेंट पार्ट था जिसका जिक्र था, ना तस्करा था, कुछ भी नहीं था, और हमें पता ही नहीं चला जैसे। हाँ जी, बिल्कुल। आई एंडोर्स ऑल द पॉइंट्स जो डॉक्टर इकराम साहब और आयमा ने मेंशन किए हैं, जिसमें एक पॉइंट मैं मेंशन करना चाहूँगी कि 18% टैक्स जो 850 सीसी गाड़ियों पे लगाया है, तो जो लो इनकम क्लास है, जो पहले ही गाड़ियाँ अफोर्ड नहीं कर सकती इस महंगाई में, वो मज़ीद जो है उसको पुश किया जा रहा है टूवर्ड्स द पावर्टी। अगर आप वर्ल्ड बैंक की रिसेंट एक रिपोर्ट आई है जिसमें ये मेंशन किया गया है कि पावर्टी पाकिस्तान में इंक्रीज़ हुई है, तो उस पावर्टी को बेसिकली काउंटर करने के लिए कोई स्टेप्स नहीं लिए गए। आयमा ने बात की बिस ट्रांसफ़र्स की, तो आई एग्री कि बिस ट्रांसफ़र या इस तरह के कैश ट्रांसफ़र पेमेंट मेथड्स का एक असूल ये होता है कि टू अपलिफ्ट द पीपल लिविंग बिलो द पावर्टी लाइन, कि उनको उस पावर्टी लाइन से निकाला जाए। मगर अब अगर हम उसका की असेसमेंट या एनालिसिस देखें तो वो लोग जो 2008 में बिस ट्रांसफ़र्स ले रहे थे, वो आज भी वही ट्रांसफ़र्स वसूल कर रहे हैं। तो इट्स बेसिकली इंक्रीजिंग द बर्डन ऑन द गवर्नमेंट विदाउट एनी जो प्लान है ओवरऑल फॉर द ट्रांसफ़र पेमेंट्स। तो मेरे ख्याल से कि गवर्नमेंट को इंस्टेड ऑफ इंक्रीजिंग द टैक्सेस ऑन दोज हु आर ऑलरेडी पेइंग, अपने एक्सपेंडिचर्स को रैशनलाइज करना चाहिए।